हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए हिस्ट्री के रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया नॉर्थ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंशिएंट मेडिवल इंडिया को शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के बारे में बात की। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके बाद फिर विघटन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। डिक्लाइनिंग स्टेट में ही मेडिवल इंडिया शुरू होता है। खास तौर से ये देखा गया इस समय छोटे छोटे किंगडम्स की शुरुआत हो जाती है। जब मेडिवल इंडिया शुरू होता है तो भारत में छोटे छोटे किंगडम बनने लगते हैं। खास तौर से देखा जाए तो यहाँ पर एक पाल डायनेस्टी है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हैं, यहाँ राष्ट्रकूट होते हैं। जो ये रीजनल किंगडम्स हैं, इनमें आपस में 200 साल तक एक लड़ाई चलती है जिसे 3 पार्टी स्ट्रगल कहते हैं। तो 750 से 1000 एडी का जो पीरियड है, शुरुआत होती है। वहाँ छोटे छोटे राज्यों में आपस में टेरिटोरियल यू कैन से ऑक्यूपेशन के लिए संघर्ष हुआ करता था। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल या 3 पार्टी स्ट्रगल फॉट बिटवीन गुर्जर प्रतिहार ऑफ गुजरात, राष्ट्रकूट ऑफ सेंट्रल इंडिया दैट इज मान्यखेत और पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल। गुर्जर प्रतिहारों का जो फाउंडर था वो नागभट्ट वन है और दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट, जो जाने जाते हैं एलोरा टेम्पल के लिए। ऐसे ही पाल डायनेस्टी का फाउंडर एक गोपाल होता था। मैंने आपको बताया था पाल डायनेस्टी के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनवाई थी। तो ये वज्रयान बुद्धिज्म को संरक्षण भी इन लोगों ने दिया था। तो 200 साल तक की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से चलती है जब ये आपस में कन्नौज के लिए लड़ाई किया करते थे और कन्नौज हर्षवर्धन के समय बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था उत्तर भारत का। उधर कुछ 1000 एडी के आसपास भारत में आक्रमण हुआ करते थे और इस तरीके से महमूद ऑफ गजनी के आक्रमण कुछ इस समय होने लगते हैं। उससे पहले देखा गया मोहम्मद बिन कासिम एक अरब होता था, उसने भी 712 में सिंध रीजन पर अटैक किया था और लेकिन वो जल्दी ही वापस चला जाता है। और इस तरीके से एक शुरुआत सी होती है जब अरब वर्ल्ड से भारत पे अटैक होने लगे हैं। सिंध की हिस्ट्री के बारे में एक किताब है चचनामा, एक किताब होती है जो सिंध की हिस्ट्री है चचनामा, उसी के बारे में कुछ बताया गया है। ऐसे ही आगे चलकर 1001 से 1030 तक महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान का एक शहर, वहां से भारत पे अटैक होते हैं। लूटपाट से भरे अटैक होते थे। उन्हीं में से एक अटैक सोमनाथ टेम्पल पे भी होता है। उन्हीं में से एक अटैक जो मोढेरा का सन टेम्पल है उस पर भी महमूद ऑफ गजनी ने किया था, ऐसा बताया जाता है हिस्ट्री के इतिहास के बारे में। और जो आइडल होता था लॉर्ड सन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जितने भी उधर के टेम्पल्स थे वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। उन्हीं में मोढेरा का सन टेम्पल भी फिर रीबिल्ड किया गया था, वो भी अटैक के उसमें आया था। जो अभी हाल फिलहाल में जो पहला सोलर पावर्ड विलेज भारत का बना है, जिसको सूर्यग्राम नाम दिया है प्रधानमंत्री ने। इस तरीके से भारत पे 17 बार अटैक करता है महमूद ऑफ गजनी। इसी के साथ एक अल्ब्रुनी नाम का व्यक्ति भी आता है। उसने भारत के बारे में अरब भाषा में किताब लिखी है, अरेबिक में किताबुल हिंद। भारत की अल्ब्रुनीज इंडिया भी कह देते हैं। अरेबिक लैंग्वेज में भारत के बारे में किताब लिखता है अल्ब्रुनी। कुछ महमूद ऑफ गजनी के जत्थों के साथ भारत आता है। आगे चलकर 150 साल बाद फिर मोहम्मद गौरी उसी क्षेत्र से भारत में आता है। पहले ये गुजरात के क्षेत्र से भारत में आने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय ये नहीं जीत पाता है। वहाँ के जो सोलंकी राजा हैं, जिन्हें चालुक्य भी कह देते हैं, उनसे नहीं जीतता है, हार जाता है। फिर ये पंजाब के क्षेत्र से होता हुआ भारत आता है और लाहौर और भटिंडा का पुराना नाम तबर हिंद होता है, वहां तक पहुंच जाता है। ऐसे में ही जो राजपूत होते थे जो उत्तर भारत में उस समय रूल करते हैं, बहुत सारे राजपूत थे। उनमें एक चौहान्स ऑफ अजमेर हैं, जिनको चहामान भी कहते हैं। अजमेरू अजयराज नाम के राजा ने अजमेर शहर बसाया था। चहामान ऑफ साखम्बरी या चौहान कहने लगते हैं। गहडवाल ऑफ कन्नौज हैं, सोलंकी ऑफ गुजरात हैं, चंडेल ऑफ खजुराहो हैं, परमार ऑफ मालवा हैं जिनके राजा भोज होते हैं, तोमर ऑफ दिल्ली हैं। इस तरीके से बहुत सारे उत्तर भारत में राजपूत राजा होते हैं। उन्हीं में जो अजमेर के शासक चहामान हैं या चौहान हैं, दिल्ली उनके कब्जे में आ चुका है जब मोहम्मद गौरी दिल्ली के बॉर्डर्स पर दस्तक देता है। दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली का नाम का शहर बसाया था तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने, जिसका पहला नाम इंद्रप्रस्थ मिलता है। फिलहाल उसे दिल्ली नाम हो गया। मेडिवल एज में अंग्रेजों ने उसको दिल्ली कहना शुरू कर दिया। 1192 में फिर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है। पृथ्वीराज चौहान
जिन्हें हिस्ट्री में पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, इन्होंने मोहम्मद गौरी को रोकने की कोशिश की और होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड एंड वॉज ऑलमोस्ट किल्ड, बट समहाउ ही वॉज you can say brought outside the battlefield by his soldiers. He survived and came back again. 1192 मोहम्मद गौरी अटैक पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है। इस बैटल में मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड कैप्चर्ड दिल्ली। दिल्ली कैप्चर कर लेता है, पंजाब कैप्चर कर लेता है, पंजाब तक तो वो आ गया था, दिल्ली वगैरह भी वो कैप्चर कर लेता है। इस तरीके से दिल्ली से लेकर पंजाब अफगानिस्तान तक का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ जाता है, जिसकी देखभाल के लिए अपना गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ देता है। ऐबक आगे चलकर कुछ और एरियाज मोहम्मद गौरी को बुला के कैप्चर किए जाते हैं, जिनमें जयचंद्र जो कन्नौज का राजा है, बनारस से लेकर कन्नौज तक का जो एरिया है उसे जयचंद्र रूल करता है, मतलब गहडवाल जो राजपूत होते हैं। इस तरीके से बनारस से लेकर अफगानिस्तान तक का एक क्षेत्र पूरा का पूरा मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ जाता है। चंदावर का युद्ध होता है एटा इटावा के पास, जहां जयचंद्र हार जाता है। इस तरीके से मोहम्मद गौरी की 1206 में डेथ होती है। 1206 में डेथ होने के बाद उसका जो गवर्नर है, स्लेव है ऐबक, वही दिल्ली का शासक बन जाता है और इस तरीके से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो अब जो 1206 से 1526 का इतिहास है वो दिल्ली सल्तनत का इतिहास माना जाता है, जिसके पहले शासक स्लेव डायनेस्टी कहलाते हैं, क्योंकि इसके जो शासक थे वो राजा बनने से पहले गुलाम हुआ करते थे। जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, बलबन भी एक गुलाम था, नाम हिस्टोरियंस ने गुलाम वंश रख दिया। ऐबक लाहौर से रूल करता है और एक दिल्ली सल्तनत का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम चला था, इक्ता सिस्टम। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन की बात है। इक्ता सिस्टम का मतलब, इक्ता एक टेरिटोरियल यूनिट होता था जिसकी देखभाल के लिए दिल्ली सुल्तान एक मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करता है, जो वहां के लोगों से पैसा वसूलेगा, टैक्सेशन वसूलेगा और उसके साथ एक सैनिक टुकड़ी भी तैयार रखेगा। इस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन करेगा और एक आर्मी यूनिट तैयार रखेगा, और जो इक्ते की देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसे मुक्ति या मुक्ता कहते थे, मुक्ति या मुक्ता कहते थे। ऐबक को लख बख्श भी कह देते हैं, यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ डोनेशंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ये डेथ हो जाती है ये लाहौर में व्हेन ही वाज प्लेइंग चौगान, हॉर्स पोलो। मेडिवल इंडिया में हॉर्स पोलो खेला जाता था, घोड़े की पीठ पे बैठ के एक स्टिक से बॉल को हिट करते थे, इसे चौगान कहते हैं। ये भारत में दिल्ली सुल्तानों ने और इंट्रोड्यूस किया था। और कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कौन सा दिल्ली सुल्तान वाज ही डाइड व्हाइल प्लेइंग अ स्पोर्ट, दैट वाज ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश आता है 1211 से 1236 तक, लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर देता है और दिल्ली पहली बार सल्तनत की कैपिटल बन जाती है। इसलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर भी कह देते हैं। इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहते हैं। ये ऐबक का स्लेव हुआ करता था। 1221 में इसके समय चंगेज खान का भारत पर अटैक होने वाला था। मंगोलियन किंग चंगेज खान हु हैड अटैक्ड गुड नंबर ऑफ रीजन्स, और कहा जाता है मंगोलिया से लेकर चाइना से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक उसका एक सिंगल कंप्लीट कंटिन्यूअस एम्पायर हुआ करती थी, बहुत बड़ी एम्पायर पर रूल करता था। भारत की तरफ भी आने लगा था, बट भारत पे चंगेज खान का अटैक कोई नहीं हुआ था। इल्तुतमिश के समय अटैक होना था, बट ये नहीं हो पाया था। कई बार पूछ लेते हैं। कॉइनेज सिस्टम, पहली बार बड़े स्तर पर सिक्के शुरू होते हैं दिल्ली सल्तनत में। सिल्वर का टंका और कॉपर का जीतल नाम के 2 सिक्के चलने लगे थे। उधर इसने बहुत सारे जो नोबल्स हुआ करते थे, जो स्लेव होते थे, उनका एक ग्रुप बनाता है जिनका नाम चहलगनी था। चहलगनी का मतलब होता है 40। चहलगनी शब्द का मतलब होता है 40। तो व्हाट वाज चहलगनी इन द मेडिवल एज? इट वाज ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स। ये जो दिल्ली सुल्तान थे ये तुर्क हुआ करते थे, तो ये टर्किश नोबल्स का 40 का ग्रुप कहलाता था, जिसको ऑर्गेनाइज इल्तुतमिश करता है। बाद में इल्तुतमिश की जब डेथ होती है, अपनी डेथ से पहले अपनी डॉटर रजिया को वो अगला शासक नियुक्त कर जाता है, बट जो उसके चहलगनी नोबल्स हैं वो रजिया को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रजिया एक महिला भी है और रजिया एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और चहलगनी नोबल्स किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। हेंस दे कॉन्स्पायर्ड टू समहाउ आउस्ट रजिया। रजिया के खिलाफ बगावत करते हैं और किसी तरीके से रजिया को वो अरेस्ट भी कर लेते हैं, बट समहाउ Razia could win over the people of Delhi and somehow she could become the Sultan of Delhi Sultanate. First important woman ruler of India was Razia. She was daughter of Iltutmish. She could rule for 3.5 years from 1236 to 40.
अपनी रिवोल्ट्स वगैरह को वो ना हो रिवोल्ट वगैरह, तो वो याकूत नाम के एक एबिसिनियन को, इथियोपियन को अपना कमांडर बना लेती है। इस तरीके से वो ठीक तरीके से रूल कर रही थी, बट बगावत वगैरह होती हैं जिसमें रजिया हार जाती है। बतिंडा का जो इक़्तिदार होता है अल्तुनिया, उसकी बगावत हुई है, रजिया वॉज डिफीटेड बाय अल्तुनिया। जब ऐसा होता है तो समहाउ रजिया वॉज किल्ड, अल्तुनिया वॉज किल्ड, एंड दिस वे रजिया का जो रेन है वो 3.5 साल चलता है, उसको मार दिया जाता है। इसके बाद चहलगनियों के हाथ में कंट्रोल आता है। 1240 से 66 तक चहलगनी चलाते हैं, और चहलगनियों में सबसे इंपॉर्टेंट था बलबन नाम का व्यक्ति। आगे चल के 1266 में बलबन खुद ही दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, जो एक स्लेव होता था। चहलगनी क्या थे? स्लेव्स हुआ करते थे। बलबन ने भारत में पर्शियन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। वैसे था तो वो तुर्क, लेकिन ईरान बहुत इंपॉर्टेंट था मुस्लिम्स के लिए। ईरानी आर्किटेक्चर है, लैंग्वेज है, कल्चर है, तो ईरान से जो भी संबंधित है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस झूठ को स्थापित करने के लिए, आई बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली ऑफ ईरान, बलबन ने बहुत सारे ईरानी सिस्टम भारत में लागू कर दिए, जबकि ये तुर्क हुआ करते थे, ईरानी नहीं थे। ऐसा ही एक सिस्टम था कोर्ट मैनर, जो दरबार होता था, दरबार में जो भी दरबारी आएगा उसे झुकना पड़ेगा, सुल्तान के सामने सजदा करना पड़ेगा। ये ईरान की कोर्ट में चला करता था, लेकिन भारत में भी होने लगा। किसने इंट्रोड्यूस किया? बलबन ने किया। ऐसे ही राजा की पैरों के पास आकर उसके जो कदमों को भी चूमना पड़ेगा, इसे पैबोस कहते थे, किसिंग द ग्राउंड नियर द फीट ऑफ द एम्परर। ये जो सजदा और पैबोस नाम के जो कोर्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये ईरानी कोर्ट में थी, जो भारत में अब होने लगी थी। तो वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो ईरानी कोर्ट जैसे भारत की कोर्ट चलाता था? तो आप बलबन आंसर लगा देंगे। उसके बाद इसने ईरान का फेस्टिवल भी भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसे नवरोज़ कहते हैं। नवरोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल ये जो भारत में पारसी कम्युनिटी होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नौरोज़, या पारसी कैलेंडर का पहला दिन कहलाता है नौरोज़ या नवरोज़ या नौरोज़। ये फर्स्ट डे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आजकल भी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पारसी कम्युनिटी का। बलबन की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर खलजी डायनेस्टी आ जाती है 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खलजी इसका फाउंडर है, बट ही वाज रिप्लेस्ड बाय अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी काड़ा इलाहाबाद का गवर्नर होता है। इलाहाबाद का नाम पहले कड़ा या KARA काड़ा या कारा होता है। बाद में ये रिवोल्ट कर देता है, खुद सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने के बाद ये एक कमेटी बनाता है, जिससे जानना चाहता है कि विद्रोह क्यों होते हैं। कमेटी ने बहुत सारे कारण बताए हैं। एक कारण बताया है कि वेल्थ जो होती है वो बहुत बड़ा कारण होता है। जो नोबल्स वगैरह है, इनके पास बहुत वेल्थ होती है, उस वेल्थ से ये नशे में आ जाते हैं या ताकत इनके पास आ जाती है, ये विद्रोह कर देते हैं। साथ साथ ये जो लिकर है, शराब का बहुत जोर है एम्पायर में, तो ये बड़े बड़े कारण हैं। अगर इनको दुरुस्त किया जाए तो शायद विद्रोह खत्म हो जाए, ऐसा कमेटी बताती है अलाउद्दीन खलजी को। अलाउद्दीन खलजी ने ये समझ लिया है कि ये जो पैसे का सिस्टम है, ये एकता सिस्टम की वजह से। एकता सिस्टम में तो ऐसा होता है कि जब नोबल्स होते हैं उनको पैसा कलेक्शन करने की आज़ादी दी जाती है। इसका मतलब वो जो पैसा कलेक्ट करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आता है, उसमें बंगलिंग होती है, स्कैम्स होते हैं। इसलिए इसने एकता सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया है। और किस दिल्ली सुल्तान ने शराब पे पाबंदी लगाई? तो आप लगा सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसको बताया गया था ये बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से विद्रोह होता है। इसने ये डिसेंट्रलाइजेशन खत्म कर दिया है, मतलब अब नोबल्स के पास पैसा कलेक्शन की पावर नहीं रहेगी, तो ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है। पहली बार बड़े स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ संभालेगी और एक सेंट्रल आर्मी बना। इससे पहले क्या होता था, जो छोटे छोटे इक़्तिदार हैं उनकी आर्मी ही इकट्ठी होती थी वॉर के समय में। अब ऐसा नहीं है, अब सेंट्रल आर्मी बनेगी। पहली बार बड़े स्तर की सेंट्रल आर्मी बनती है। इससे पहले बलबन ने भी एक छोटी मोटी आर्मी बनाने की कोशिश की थी, बट पहली बड़ी सेंट्रल आर्मी बनाता है अलाउद्दीन खिलजी, और उनको ये कैश सैलरी देने की फैसला करता है। इसलिए कैश सैलरी वो 20 टंका दे सकता है एक सैनिक को। 20 टंका सैनिकों के लिए सफिशिएंट तब होगा जब जो कीमतें हैं, चीज़ों की, कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, वो कंट्रोल रहें। इसलिए इसने बाजार सुधार किए हैं, मंडी में सुधार किए हैं, ताकि प्राइस एकदम ना बढ़े। 20 टंका सफिशिएंट रहे मेरे सैनिक के लिए, और 3 लाख सोल्जर की एक आर्मी मेंटेन करना चाहता था। इसलिए इसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम शुरू किया था। प्राइस कंट्रोल सिस्टम के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। इसने चित्तौड़ कैप्चर किया है, और चित्तौड़
बहुत सारे एरिया कैप्चर किए हैं, गुजरात भी किया है, लेकिन चित्तौड़ अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1303 में इसने चित्तौड़ पे हमला किया है और जो रानी पद्मावती हैं, पद्मिनी हैं, शी कमिटेड जौहर, शी जम्प्ड इनटू द फायर टू सेव हरसेल्फ। अपनी चेस्टिटी बचाने के लिए जो राजपूत महिलाएं आग में कूद पड़ती थीं, वरना ये तुर्क क्या करते थे, जो महिलाओं को बंदी बना के अपने साथ ले जाते थे, तो सेव करने के लिए अपने सतीत्व को दे यूज्ड टू जंप इनटू द फायर। और ये रानी पद्मिनी वाला जौहर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आगे चल के मलिक मोहम्मद जैसी ने किताब लिख दी थी। किताब हिंदी में थी, उर्दू में या फारसी में नहीं थी, पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को ही आधार बनाया गया है। तो जौहर से संबंधित हो जाता है ये। पद्मावत नाम की किताब है जो हिंदी में है, लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सुल्तान है जो साउथ में कूच कर जाता है। ये साउथ के इसके अभियान थे, उन्हें मलिक काफूर नाम का इसका जो आर्मी जनरल था वो लीड करता है। इस तरीके से साउथ के 4 बड़े राज्य कैप्चर हो जाते हैं। एक था वारंगल, जिसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को मदुरै कहते थे, कर्नाटक को द्वार समुद्र कहते थे, आज हलेबीडु कहते हैं। हलेबीडु कर्नाटक में है। यहाँ पर होयसालेश्वर टेम्पल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है होयसालेश्वर टेम्पल। देवगिरी, जिसे औरंगाबाद नाम दे देगा अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ये 4 एरियाज कैप्चर हो जाते हैं। यहाँ के शासक हैं वो सब हार जाते हैं। इस तरीके से बड़े स्तर पर कंट्रोल आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। इसी समय एक भाषा डेवलप होती है अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्कन में, जिसका नाम उर्दू था। फारसी भाषा का आधार अरेबिक वर्ड्स और इंडियन वर्ड्स के साथ जो भाषा भारत में डेवलप हुई उसे उर्दू कहते हैं। उर्दू का एक नाम रेख्ता भी होता है, उर्दू को रेख्ता भी कहते हैं। साउथ में डेवलप होती है उर्दू, इसको दक्कनी भी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय डेवलप होती है। इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद उसका बेटा मलिक मुबारक खिलजी रूल करता है 1320 तक। 1320 में उसे हटाकर फिर यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी आ जाती है 1320 से 1414 तक। तो अलाउद्दीन खिलजी 1316 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 साल उसका बेटा मुबारक खिलजी शासन करता है, उसको फिर हटा दिया जाता है और फिर आ जाता है तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के तीसरे शासक थे। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक यहाँ का शासक है। जब दिल्ली का शासक गयासुद्दीन है तभी दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट होते थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। बड़े इंपॉर्टेंट सेंट थे दिल्ली के शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इसी समय जिन्होंने कहा था, जिनसे संबंधित ये जो आपने सुना होगा, अभी दिल्ली दूर है, हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ आ रहा है, रास्ते भर पूछता जा रहा है दिल्ली कब आएगा, दिल्ली कब आएगा। सैनिक जवाब देते हैं हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो यही कहावत इस संदर्भ में निकली थी। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है तो मोहम्मद बिन तुगलक अगला सुल्तान बनता है दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद तुगलक के बारे में कहते हैं इसका प्रैक्टिकल जजमेंट नहीं होता था, इसके सारे फैसले गलत ही साबित हुए, इसलिए इसे फेल्ड सुल्तान मानते हैं। इसे कहते हैं ही वॉज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट। इसकी सारी पॉलिसीज अच्छी होती थी बट इसके समय ने इसका साथ नहीं दिया। मतलब इसको एनालाइज किया है हिस्टोरियंस ने, इसको एक फेल्ड सुल्तान माना गया है क्योंकि इसके जितने एक्सपेरिमेंट, जितनी पॉलिसी बनाता था उन्हें एक्सपेरिमेंट बोल दिया गया और सबके सब फेल साबित होते हैं, इसलिए इसका एनालिसिस बड़ा क्रिटिकल तरीके से किया गया है। तो इसके बारे में बोला गया है अपने समय से आगे की सोच रखता था या इल स्टार्ट आइडियलिस्ट था, सारी पॉलिसीज आइडियल थी बट समय के अनुसार ठीक नहीं थी। 2 इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसने दिल्ली से कैपिटल औरंगाबाद दौलताबाद शिफ्ट कर दी है। दौलताबाद इसका नाम हो जाएगा, ये देवगिरी का नाम दौलताबाद रख देता है, नॉट औरंगाबाद बाद में नाम आ जाता है, पहले रखता है दौलताबाद। और इसने टोकन करेंसी स्टार्ट की थी। सिल्वर की कमी है पूरे सल्तनत में, तो सिल्वर के सिक्के टंके नहीं डलेंगे, जो कॉपर के सिक्के हैं उन्हें ही टंके की वैल्यू दी जाती है। मतलब इसने जो कॉपर के सिक्के, मतलब एक टंके में 50 कॉपर आते थे, इसने कॉपर की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी क्योंकि सिल्वर की कमी है, जिसकी वजह से कॉपर चीप मेटल होता था। डुप्लीकेसी ऑफ कॉइन शुरू हो जाता है, नकली सिक्के शुरू हो जाते हैं और ये नकली सिक्कों की जो मिंटिंग है वो रोक नहीं पाता है। इसलिए ये जो इसका कैपिटल ट्रांसफ़र का एक्सपेरिमेंट था ये भी फेल होता है और ये कॉपर के सिक्के भी चला नहीं पाया था, दोनों में फेल होता है। इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए बड़ा काम किया है और दीवाने को ही, मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है मोहम्मद बिन
तुगलक। इसके समय में सबसे ज़्यादा रिवोल्ट होते हैं। दो रिवोल्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहे। एक कृष्णा नदी के नीचे यहाँ रिवोल्ट होता है, विजयनगर किंगडम बन जाता है, और कृष्णा के ऊपर जो नर्मदा तक का रीजन है यहाँ पर बहमनी किंगडम बन जाता है। आगे चलकर जो बहमनी किंगडम है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर इसके 5 टुकड़े होंगे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार एंड बीदर। ये बहमनी से टूट के बनेंगे। और विजयनगर, अब आने वाले 200 साल तक दक्कन का इतिहास बहमनी और विजयनगर का इतिहास बन जाएगा। तो मोहम्मद तुगलक के समय सल्तनत टूटने लगती है। मोहम्मद तुगलक के बाद यहाँ फिरोज तुगलक आता है 1351 से 88 तक। इसने बहुत सारे शहर बसाए हैं, जैसे कि जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। मेजर तौर पे माना जाता है जौनपुर। फिरोजाबाद के बारे में कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी रहती है, बट कम से कम हरियाणा का हिसार, यूपी का जौनपुर और हरियाणा का फतेहाबाद नाम के शहर तो इसने बसाए थे। इसने बहुत सारी इरिगेशन कैनाल्स बनवाई थी। पंजाब हरियाणा रीजन में इरिगेशन कैनाल के लिए नाम जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक का। इसने लोगों को चैरिटी देता था, तो दीवाने खैरात इस्टेब्लिश किया था, चैरिटी डिपार्टमेंट, जहां पर आम जनता को सरकार से सहायता मिलती थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादियों के लिए, मकान बनवाने के लिए। उसे दीवाने खैरात कहते थे, दीवान माने डिपार्टमेंट। ये अशोक के 2 पिलर्स दिल्ली लाया था। अशोक के पिलर्स दिल्ली में ओरिजिनली नहीं होते थे, पर फिरोज तुगलक लाया था। एक अंबाला से लाया था टोपरा पिलर, और एक मेरठ से लाया था। ये पिलर्स दिल्ली में मिल जाते हैं, एक फिरोज शाह कोटला में और एक पुरानी दिल्ली में मिला करता है। इसने जजिया को एक अलग टैक्स बना दिया था। इससे पहले जजिया वो टैक्स था जो उनको देना पड़ता था जो इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो लैंड रेवेन्यू देते थे नॉन इस्लामिक फॉलोवर्स, वही जजिया मान लिया जाता था। बट ये अपने मौलवियों के कहने पर जजिया को लैंड रेवेन्यू से अलग लेना शुरू कर देता है, और जजिया अब चर्चा में आ जाता है। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद इसके बाद के शासक रूल करते हैं। लेकिन 1398 में भारत पे मंगोल इन्वेजन होता है और तैमूर दिल्ली पे अटैक कर देता है। ये तैमूर इन्वेजन करता है 1398 में। दिल्ली में लूटपाट होती है। जब तैमूर ने इन्वेजन किया है 1398 में, तब दिल्ली का शासक नसरुद्दीन तुगलक है, बाद का तुगलक सुल्तान है। बाद में तैमूर यहाँ से चला जाता है, लेकिन पंजाब में अपना गवर्नर छोड़ जाता है। गवर्नर का नाम था खिद्र खान। जब 1413 में डेथ होती है नसरुद्दीन तुगलक की, तब खिद्र खान पंजाब से दिल्ली की तरफ आ जाता है, और दिल्ली में चौथे शासक सैयद डायनेस्टी आ जाती है। मतलब स्लेव डायनेस्टी, खलजी और तीसरे तुगलक थे। तुगलक के समय डिक्लाइन शुरू हो गया। चौथे शासक हैं सैयद। इनका फाउंडर वही है खिद्र खान, जिसे तैमूर पंजाब में छोड़ गया था। ये कुछ समय तक रूल करते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। और 5वें आखिरी शासक थे लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526 तक। बहलूल लोधी इनका फाउंडर है। सिकंदर लोधी अगला शासक था, जिसने आगरा शहर बसाया था 1504 में। सिकंदर लोधी के बाद दिल्ली का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 ये रूल करता है। जब इब्राहिम लोधी एक छोटे मोटे दिल्ली पर रूल कर रहा था, तभी यहाँ पर अटैक करने के लिए बाबर, जो काबुल से, फरगना से काबुल आता है, काबुल से वो पंजाब की तरफ आ जाता है और भारत को कैप्चर करने का प्लान बनाता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर हालात कमज़ोर हैं, मैं अटैक कर सकता हूँ, तो उसने 1526 में अटैक किया है और इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया है। इस तरीके से इब्राहिम लोधी डाइड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिल्ली, आगरा एंड दिस पंजाब रीजन वॉज कैप्चर्ड बाई बाबर। दिस वे दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड, और अब काबिज हो जाते हैं इस हिस्से पर मुगल्स। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट इट वॉज रिविजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अभी इसका जो कल्चर पार्ट है वो हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे पहलू थे जो मैंने आपको रिवाइज कराया अबाउट दिल्ली सल्तनत। चलिए आगे अगले लेक्चर में इसका कल्चर वाला पार्ट करेंगे और मुगल एम्पायर को भी ख़त्म करेंगे। दिस वॉज दिस थिंग। तो चलिए आगे आप इसको लाइक करिए, आगे बढ़ाइए और कमेंट अपने दीजिए। होप इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। मैंने करंट अफेयर्स का भी एक सीरीज शुरू किया है, उसे आप देखिए। छोटे छोटे मुद्दे जो करंट में इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं कवर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से करता जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।